डॉक्टर साहब नमस्कार। स्वागत है सर आपका दैनंदिनी समाचार पत्र में प्री एंड पोस्ट कोरोना विशेष कार्यक्रम में। गरियाबंद में आपके जी संक्रमण के दोनों दौर में पहला लहर जब लास्ट ईयर अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक, और दूसरा अभी तैयारियों के अनुपात में जो मरीजों का आने का दौर था, और कितने मरीज आपके यहाँ से रिकवर होके गए? गरियाबंद में पहले दौर पे हमने देखा था कि सीरियस मरीज उतने नहीं थे, जी कम थे सेकेंड दौर के मुकाबले। जी पहले दौर पे अगर आप देखें होंगे, कोई मृत्यु का आंकड़ा भी कम था और सीरियस पेशेंट भी कम थे। कम लोग ही ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन के भी हम जो थी वो करीब मान लीजिए 10% के लोगों के आसपास को पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत। उसमें से 1-2% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। पिछले बार जी हमारे पास जितने वेंटिलेटर थे वो पर्याप्त थे, हमको कमी महसूस नहीं हुई। जितने ऑक्सीजन थे वो भी पर्याप्त थे। हालांकि हमारे पास पहले से गरियाबंद में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पिछले साल ही डेवलप जी किया गया था। मार्च अप्रैल के आसपास हमने लाइवलीहुड कॉलेज जो है उसको हैंड ओवर लेकर के वहां जी पर 50 बेड का अपना डेवलप किया। हमारे पास मात्र 9 बेड की कैपेसिटी का आईसीयू और एचडीयू था, दोनों मिला करके। ऑक्सीजन की जी फैसिलिटी मात्र 9 बेड पे थी। और पहले लहर में कभी कमी महसूस नहीं हुई। हमारे पास मरीज इतने थे कि 9 बेड जी से ही हो जाता था काम पूरा। जी एक बार में मुश्किल से एक एक दो बार ही ऐसा हुआ कि 9 के 9 बेड पे ऑक्सीजन के मरीज हैं। जी लेकिन जब दूसरी लहर हमारी आई इस समय, तो ये इतनी खतरनाक थी कि हमारे पास अचानक बहुत सारे मरीज ऐसे आने लगे जो कि गंभीर अवस्था पे रहते थे, जिनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत रहती थी। इनमें से कई ऐसे रहते थे जिनको तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी। और हमको पहली बार लगा कि नहीं, हमारा ऑक्सीजन बेड भी कम हो रहा है, हमारा वेंटिलेटर भी कम हो रहा है। शासन से इस बारे में बहुत अच्छा सहयोग मिला और शासन ने हमारी जो भी कमी थी उसको तुरंत पूरा किया। हमारा 9 बेड जो ऑक्सीजन का था उससे बढ़ा करके हमने आज की स्थिति में पूरे के पूरे 50 बेड पर सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन, प्लस उसके अलावा इस बिल्डिंग की कैपेसिटी ही केवल 50 की है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे बिल्डिंग है वहां भी हमने कम से कम 100 के आसपास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जो कि सेंट्रल सप्लाई से संबंधित मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा बेड बना लिया है। और इस बार ऐसा था कि हमारे पास भी पूरे ऑक्सीजन बेड फुल थे। उसके अलावा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया था, वहां पर भी जी जो 10-20 पेशेंट हमने ऑक्सीजन पे रखे थे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी हमने रखे थे ऑक्सीजन पे पेशेंट। इन सब के अलावा पहली बार ऐसा हुआ था कि हमको ब्लॉक में भी मरीजों को रखना पड़ा था। तो फिंगेश्वर ब्लॉक में, राजिम ब्लॉक में, छुरा ब्लॉक में, यहाँ के सीएचसी में भी उस समय कोविड जी केयर सेंटर चालू करना पड़ा था, जहाँ पेशेंट ऑक्सीजन पे थे। तो इस बार का लहर निश्चित ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बहुत सारे मरीज अ, इस बार बहुत सीरियस कंडीशन पे आए। कई मरीज तो ऐसे आए जो कि 24 घंटा भी मतलब उनके पास समय नहीं था, रात को आते थे। और इतनी हाँ, हालत इतनी ज्यादा खराब रहती थी कि मशीन लगाने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी वो सुबह तक या फिर 24 घंटे के अंदर ही डेथ कर जाते थे। इस बार ओवरऑल देखेंगे पिछले बार के मुकाबले, तो इस बार हर चीज की कमी पड़ गई, ना केवल गरियाबंद में बल्कि हर जी जगह ये देखा गया कि बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है। हमारी अच्छी बात यह थी कि हमारा शासन का इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि हमारे यहाँ वैसी हालत नहीं आई कि पेशेंट को हम एडमिट कर रहे हैं और बोल रहे हो कि भाई आप बाहर से ऑक्सीजन लाओ। हमारे पास जी पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया गया था कलेक्टर सर की हेल्प से, कि ऑक्सीजन की कभी कमी ना हो पाई। और हर रोज हमारा 2 से 3 गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फिलिंग के लिए रायपुर जाता था वो। और हमको अलग से सिलेंडर भी और एक्स्ट्रा दिया गया था। और अभी फिलहाल हमारे पास अभी 22 मरीज हैं, जी जिसमें से आज ही हमने 3 मरीजों को वेंटिलेटर से बाहर किया है। अब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, 3 से 4 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रदेश भर के लोग जुड़े हैं। मैं सबको बताना चाहूंगा, डॉक्टर जय पटेल हमारे साथ गरियाबंद कोविड सेंटर इंचार्ज, और एक उपलब्धि रही है गरियाबंद कोविड सेंटर का
ये प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में गरियाबंद कोविड सेंटर को जोड़ा गया था। डॉक्टर जय पटेल ने ही प्रधानमंत्री से संवाद के लिए रिप्रेजेंट किया था गरियाबंद डेडिकेटेड कोविड सेंटर के तौर पर। सर, देश भर के चुनिंदा कोविड सेंटर्स को प्रधानमंत्री से संवाद कार्यक्रम में जोड़ा गया था। गरियाबंद को चुनने के पीछे क्या विशेष कारण था, आप थोड़ा सा बताएंगे? देश भर में करीब 200 के आसपास कोविड सेंटर को जोड़ा गया था और छत्तीसगढ़ से मात्र 5 सेंटर को जोड़ा गया था, जिसमें से 4 के जो थे वो मेडिकल कॉलेज थे। एक हमारा सेंटर जो था वो पहला ऐसा था छत्तीसगढ़ का जो जिले का है सेंटर जिसको जोड़ा गया था उसमें। तो ऐसे कोई अलग से फॉर्मली तो नहीं बताया गया कि क्यों जोड़ा गया, लेकिन मुझे जैसा ज्ञात हुआ वो ये था कि छोटा सा जगह है गरियाबंद, यहाँ कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बावजूद जो इतने अच्छे से यहाँ पर डील किया गया कोविड की लहर को, कि ऐसा कभी लगा नहीं कि हमारा जिला जो है उसको कोविड के लिए खास तौर से कि कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा जबकि कई दूसरों जिलों पे हुआ है, छोटे छोटे जैसे कई तो नए जिले जो बने हैं और भी वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोविड के नाम से कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाई और मरीजों को नियर बाई जो पहले डिपेंडेंट थे वहीं दूसरे जिलों पे जाना पड़ा। पर ऐसा गरियाबंद में नहीं हुआ। गरियाबंद में काफी अच्छे से इसको डील किया गया। तो यही एक कारण रहा है कि हमको भी उसमें मौका दिया गया जुड़ने का उस कार्यक्रम में। चलिए सर, बधाई इसके लिए आपको। गरियाबंद में कोरोना के दोनों लहर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बहुत ज्यादा प्रभावी रहा। पहले लहर में भी अधिकारी कर्मचारी बहुत प्रभावित हुए थे और दूसरे लहर में भी कुछ खबरें वीआईपी वर्सेस सामान्य के ट्रीटमेंट की भी आ रही थी। ऐसा गरियाबंद कैसे मैनेज किया इन दोनों स्थिति को? हमने तो फिक्स कर दिया था प्रोटोकॉल जो जी हमारे यहाँ जैसे जो गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल थी हमने उसको जी कलेक्टर सर की मदद से पहले ही फिक्स कर दिया था कि कोई वीआईपी हो या कुछ भी हो इस प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करेंगे करके। आपको मैं बताना भी चाहूंगा राइट कि हमारे उस समय राकेश जी साहू जी तहसीलदार थे। वो भी उस प्रोटोकॉल के कारण ही यहाँ पे एडमिट हुए कि हम जैसे बाकी लोगों को जैसे सामान्य आदमी को जैसे सुविधा देते हैं यहाँ पर वीआईपी को भी हम वही सुविधा देंगे करके उनको भी यहाँ पे जी भर्ती किया गया था। तो इस बात पे कभी कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। निश्चित तौर पे क्योंकि कोरोना इतना विकराल रूप में था कि सभी वर्ग के सभी सर्विस वाले पुलिस वाले भी मतलब जो भी फ्रंट लाइन थे वो काफी अफेक्टेड हुए थे। क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारी जो मीटिंग होती थी बहुत सारा चीज होता था वो एक ही जगह पे होता था या दूसरा भी कई ठो कारण है जिसको हम समझ नहीं सकते, उसके कारण काफी प्रभावित हुआ है कलेक्ट्रेट। अब कंपोजिट बिल्डिंग है उतने सारे विभाग हैं। जी शुरुआती जो गाइडलाइन थी वो ऐसी थी कि कोई भी एक भी आदमी मिले तो पूरा बिल्डिंग सील कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। इस कारण जी लगता है कि कलेक्ट्रेट बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, पर ओवरऑल देखेंगे तो ऐसी स्थिति और दूसरे विभागों में भी हुई जी क्योंकि वहाँ विभाग बहुत ज्यादा है इस कारण वो हुआ। पर वीआईपी वाला जो कल्चर है बाकी जगह जब जैसे देखने को मिलता है वो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, सभी का पूरा पूरा सहयोग था। तो शासन का जो गाइडलाइन था उसको सभी ने पालन किया। सर, गरियाबंद ऐसे जंगली एरिया है, जंगली जिला है। जंगली क्षेत्र से भी काफी लोग आते थे जिनको समझाने में, टेकल करने में किस तरीके की तकलीफ आप लोग को आई या परेशानियां झेलना पड़ा? सबसे ज्यादा हमको जो दिक्कत आती थी वो लैंग्वेज का आता था। जो जी कोई पेशेंट उड़ीसा बॉर्डर से आते थे जो जी मैनपुर से कुछ कुछ देवभोग के एरिया से। अब क्योंकि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन में ऐसा होता है कि केवल मरीज ही भर्ती होता है, उसके साथ जी कोई सामान्य मरीजों की तरह अटेंडेंट को अलाउ नहीं किया जाता। तो इस जी कारण उनका लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आती थी। तो उसमें हम क्या करते थे कि हमारे एक दो स्टाफ जो उड़िया बातचीत कर सकते हैं समझ सकते हैं उनको अगर उनकी ड्यूटी नहीं है तो भी फोन के माध्यम से वीडियो कॉल के माध्यम से उनको मरीजों के बारे में पूछने के लिए बोला जाता था। वहां पर जाकर के हमारे स्टाफ कॉल करके उनसे पूछते थे, वो एक मीडिएटर की तरह जी उसको जी टैकल करते थे। तो इस तरह से इसको किया गया। हाँ, और बाकी दूसरे जगह से उतना दिक्कत नहीं आया। जो लैंग्वेज समझ लेता है वो अपनी बात समझ लेता है। कई बार ऐसा हुआ लोगों को कि यहाँ पर अकेले चूंकि भर्ती होते हैं तो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बीच में एक आध दो जी जी घटनाएं भी ऐसी हुई कि मरीज खुद से उतर के भागने की कोशिश कर रहा था, तो उनको काफी हमारे स्टाफ ने धैर्य के साथ उनको डील किया, उनको समझाया बहुत।
फिर वो वापस चल दिए, ऐसे भी हुए हैं एक आध दो वाक्या, पर ओवरऑल जी। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। रेफरल केसेस सर, आपके यहाँ से रेफर आप कहाँ करते थे मैक्सिमम केस, और वो आ, रेफर्ड केस में से क्या स्थिति रही लोगों की? एज ए जनरल केसेस देखेंगे तो हमेशा जी। ऐसा होता था कि केस आया किसी भी संस्थान में, कोविड के हिसाब से नहीं बात कर जी। रहा हूँ मैं, नॉन कोविड का बात जी। कर रहा हूँ। रेफर का हमारा ऐसा सिस्टम था, कोई मरीज आया हमारे यहाँ इलाज नहीं होता, उसको हम एक रेफर लिख के देखिए। अब या तो जी। मरीज के ऊपर या सामने हॉस्पिटल के ऊपर है, वो जहां जाना चाहे मरीज जा सकता है। क्योंकि जी। अगर गरीब मरीज है तो वो सरकारी पे जाएगा, या थोड़ा बहुत भी सुविधा संपन्न है तो वो प्राइवेट पे जाएगा। जी। कोविड में भी शुरुआत में ही ऐसा हो रहा था, शुरुआत में ये दिक्कत सबसे ज्यादा रायपुर में देखी गई कि मरीज जी। कहीं भी रेफर हो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ऐसा में मेकाहारा में या फिर एम्स में वर्कलोड बहुत बढ़ गया। पेशेंट जी। लाइन लगा के खड़ा है, वहां से रेफर है, और चूंकि रेफर हो रहा है तो सीरियस कंडीशन में है, तो ये संभव नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल उसके लिए भी जारी कर दिया गया कि किस जी। स्थिति में किस मरीज को रेफर किया जाएगा, और रेफर करने से पहले क्या क्या किया जाएगा। और जी। जो भी एक फिक्स प्रोटोकॉल कर दिया, हमने उसको पूरा पालन किया। यहाँ से रेफर जो हुए हैं वो करीब 50-60 के आसपास मरीज रेफर हुए हैं विभिन्न कारणों जी। से। तो उसमें पहले से हम बात कर लेते थे, जहां पर रेफर कर रहे हैं वहां पर हम, यहाँ से जी। रेफर करने का हमारा जो पावर था वो मेकाहारा में था। रोज शाम को पूरे मरीजों का हाल चाल हम मेकाहारा के डॉक्टरों के संपर्क में रहते थे, तो जी। उनको मरीजों का हाल पहले से पता रहता था। हम पहले से बता देते हैं कि ये मरीज को रेफरल की जरूरत है जी। दूसरे फर्दर केयर के लिए, थोड़ा स्पेशलिस्ट दिखाने के लिए, तो वो वहां से अलाउ करते थे। उसके बाद हम उनका यहाँ से रेफर बना के करते थे। तो सरकारी जी। में तो ये चलता था। और मान लीजिए कोई अपने से किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहता था, तो जी। उनको भी ये था कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहते हो वहां से आप लिखवा के ले आइए कि आपके जी। नाम से एक बिस्तर वहां आरक्षित है। अगर वो कागज वहां से व्हाट्सअप हो जाता था तो ही हम यहाँ से रेफर करते थे, जिससे मरीज को जी। रास्ते में कहीं भटकना ना पड़े, वहां पर हॉस्पिटल में जाके इंतजार ना करना पड़े। जी। यहाँ से जो रेफर किया गया उसमें से मैं ऐसे कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, पर मैक्सिमम जो है 60 to 80% जो है वो ठीक हुए हैं। जी। जो भी मेकाहारा पे रेफर किया गया वहां का हमको थोड़ा सा फॉलो अप चलता था, जो भी हम सरकारी सिस्टम में रेफर करते थे। और प्राइवेट का जो है उसका हमारे पास डाटा नहीं है। जी। सरकारी में जो हम मेकाहारा में भेजे हैं उसमें तो बहुत सारे ठीक होके आए हैं। इस दौर में, दूसरे लहर में खासकर सर, आपको अपने सहयोगी चिकित्सा कर्मियों से का किस हद तक सहयोग मिला? नहीं, हमारे यहाँ तो उतना परेशानी का ऐसा नहीं हुई, क्योंकि हम जब जी। से सेंटर चालू किए हैं 1 साल को होने हुए हैं। हमारे जी। 10 डॉक्टर ऐसे हैं जो एकदम फिक्स हैं। बाकी हर जगह सेंटर पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ के सभी सेंटर पे कर बोल दीजिए कि डॉक्टर जो होते हैं वो रोटेट होते हैं। जी। सबकी कोविड ड्यूटी लगती है, 1-2 महीना उन लोग काम करते हैं, मैक्सिमम 1 महीना के आसपास। उसके बाद फिर वो अपने जी। मूल पदस्थापना स्थल पे चल देते हैं। जी। हमारे साथ ये अच्छा है कि हमने जो भी डॉक्टर सेलेक्ट किए हैं, 10 के आसपास हैं, वो सब जी। शुरुआत से यहाँ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको जी। रिटर्न में दे चुका है कि हम जब तक कोविड चलेगा तब तक हम यही काम करना चाहेंगे, कोविड के मरीजों के लिए जी। ही। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा चीज हुआ, क्योंकि उनसे जी। क्या होता है कि निरंतरता बनी रहती है, उनको भी पता रहता है किस मरीज को कैसे डील करना है, किस मशीन जी। को कैसे चालू करना है, कौन सा मशीन कब लगेगा। जी। अगर स्टाफ बार बार चेंज होता है तो जो ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है ये बहुत दिक्कत करता है, कि हमने एक स्टाफ को तो पूरा वेंटिलेटर सिखा दिया पर वो अगले महीना वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा, जी। जी। तो फिर से आप दूसरे को सिखाओगे। तो वो चीज हमारे साथ नहीं हुआ। हमने जो एक शुरुआत से जो हमारे पास डॉक्टर लगे हुए हैं वो लास्ट तक पूरे लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, और तीसरी जी। लहर आएगी तो भी वो रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो काफी ट्रेंड हो चुके हैं, अब 1 साल से डील कर रहे हैं इस चीज को, तो अब काफी जी। ट्रेंड है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है हमारे पास जिनको भय हो, वो भय नहीं जी। है तभी यहाँ पे हैं।